सो गुड मॉर्निंग गाइस। हम आज स्टार्ट करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स। मेनली इस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाले पार्ट पे यदि हम बात करें तो मुझे तीन पर्टिकुलर, मेनली पूरे सिलेबस को मैं 5 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। फर्स्ट, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, जिसमें हमने शेयर कैपिटल, ESOP, बायबैक, राइट, बोनस, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये पूरा सेगमेंट डील किया। सेकेंड आपके पास हो गया कैश फ्लो। थर्ड आपके पास कंसोलिडेशन। फोर्थ रेशियो एनालिसिस एंड फिफ्थ डिबेंचर का रिडम्पशन। ये 5 सेगमेंट, मेनली सेगमेंटेशन की बात करें तो इस तरह से मेन पार्ट हो गया। तो कंसोलिडेशन अपने आप में सबसे लोडेड टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेफिनेटली यहां से एक प्रैक्टिकल, पेपर इज डिस्क्रिप्टिव नाउ, तो एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं। चलिए बात करना शुरू करें कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स की। तो कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स क्या है? इस कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स पे जाने से पहले हमें समझना पड़ेगा फर्स्ट एस्पेक्ट। अगेन ना, वापस वही बात बोलूंगा, मैं हर पॉइंट पे उतनी ही बात करूंगा जितनी अकाउंट्स के लिए रिलेटिव है। मतलब लॉ के प्रोविजंस को यहां पे मैं नहीं लेके आ रहा हूं, डिटेल लॉ प्रोविजंस नहीं ला रहा हूं, लॉ के उतने ही प्रोविजंस ला रहा हूं जितने अकाउंटिंग के लिए रेलेवेंट है। तो कंसोलिडेशन में सबसे पहला जो टर्म हमारे पास आता है वो है होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी। व्हाट इज होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी और क्या रिलेशन है होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी के बीच में? सब्सिडियरी कंपनी किसे बोलते हैं? मेजॉरिटी स्टेक का मतलब, इट्स नॉट मेजॉरिटी स्टेक, इट्स मेजॉरिटी राइट, एंड देयर इज अ डिफरेंस। सब्सिडियरी एंड होल्डिंग के रिलेशन में हम बात करें तो इफ द कंट्रोल ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एनी कंपनी और द मेजॉरिटी वोटिंग राइट, दैट इज मोर देन 50% वोटिंग राइट ऑफ एनी कंपनी, जिस दूसरी कंपनी के हाथ में होगा, दैट कंपनी इज नोन एज होल्डिंग कंपनी। और वो जिस कंपनी का ये पर्टिकुलर राइट कंट्रोल करके चलेगी उसे हम बोलते हैं सब्सिडियरी कंपनी। तो सब्सिडियरी और होल्डिंग में यहां हम बात करें तो एज पर सेक्शन 2 87 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सब्सिडियरी कंपनी और सब्सिडियरी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, दैट इज टू से दैट होल्डिंग कंपनी मींस अ कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर वो अपॉइंट कर पा रही है। सेकेंड, एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल either at its own or together with one or more of its subsidiary company। यहां से हम 1/2 more कैपिटल की बात नहीं कर रहे, मेनली हम यहां पे वोटिंग राइट्स की भी बात कर रहे हैं। तो जहां भी होल्डिंग एंड सब्सिडियरी का रिलेशनशिप होगा वहां कंसोलिडेशन होगा। होल्डिंग एंड सब्सिडियरी का रिलेशनशिप जिसमें हम एसोसिएट्स कंपनी को भी साथ में लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम जॉइंट वेंचर्स को भी साथ में लेके आ रहे हैं। तो यहां पे एक क्या है ये कंसोलिडेशन और क्यों हमें करना है कंसोलिडेशन, उसके लिए कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्या आप एक होल्डिंग कंपनी है और आपके पास 2 ऐसी कंपनीज और हैं जिन कंपनी में आपका मेजॉरिटी स्टेक है, ठीक है? मैं इस कंपनी का शेयर होल्डर हूं, मैं इस कंपनी का शेयर होल्डर हूं, मुझे इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी से मतलब होना चाहिए। आई एम द शेयर होल्डर ऑफ ए लिमिटेड और ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है जिसके अंदर में 2 सब्सिडियरी कंपनी, यानी होल्डिंग कंपनी होल्ड्स मेजॉरिटी स्टेक इन बी एंड सी, बट आई एम द शेयर होल्डर ऑफ ए ओनली। तो मुझे ए के बिजनेस से मतलब होना चाहिए, मुझे ए के प्रॉफिट से मतलब होना चाहिए, ठीक है? तो मैं ए की बैलेंस शीट देखूंगा या बी और सी की भी बैलेंस शीट देखूंगा? क्यों? मैं इनिशियली मैं बात कर रहा हूं ए की बैलेंस शीट। तीनों सेपरेट कंपनी है, तीनों अपना अपना बिजनेस कर रही हैं, तीनों अपने अपने बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही हैं। ए भी अपना स्टैंड ओन
बैलेंस शीट बना रहा है, बी एंड सी भी अपने अपने स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, दैट इज नोन एज स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मुझे सिर्फ एक ही बैलेंस शीट या एक ही फाइनेंशियल पोजीशन से मतलब है, तो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ए की प्रॉफिटेबिलिटी में सिर्फ ए का ही प्रॉफिट नहीं, ए का तो प्रॉफिट है ही, प्लस बी एंड सी के प्रॉफिट का एक बड़ा पोर्शन ए के पास आने वाला है। बी और सी की जितनी भी असेट्स हैं और लाइबिलिटीज हैं, उन कहीं ना कहीं उनका एक बड़ा पोर्शन कौन होल्ड करता है? ए। तो बीइंग अ शेयर होल्डर ऑफ ए लिमिटेड, मुझे ए लिमिटेड के साथ साथ बी एंड सी की भी फाइनेंशियल कंडीशन चेक करनी है। अब इसके लिए या तो मैं बी और सी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाके चेक कर लूं, लेकिन बी और सी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मुझे सिर्फ बी और सी का प्रॉफिट पता चलेगा, उस बी और सी के प्रॉफिट में मेरा कितना हिस्सा है वो मुझे बी और सी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता नहीं चले। इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स में, कंपनीज एक्ट में और डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में होल्डिंग कंपनी के लिए एक कंपल्शन डाल दिया गया। क्या? कि आपको अपने स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ आपको पी और सी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ मर्ज करके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश करने पड़े, ताकि आपकी कंपनी के शेयर होल्डर को, आपकी सिर्फ आपकी नहीं, आपके पूरे ग्रुप कंपनीज की एग्जैक्ट फाइनेंशियल कंडीशन और प्रॉफिटेबिलिटी पता चल सके। मेरे कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यूएशन सिर्फ मेरी कंपनी के प्रॉफिट से नहीं, बी और सी के प्रॉफिट से भी अफेक्ट होती है। मेरी कंपनी के शेयर का बुक वैल्यू सिर्फ मेरी कंपनी के शेयर की वैल्यूएशन असेट से नहीं, मेरी कंपनी के नेट असेट से नहीं, बी और सी के नेट असेट से भी अफेक्ट होता है। तो आई वांट टू नो द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द ग्रुप कंपनी, नॉट ओनली द ए लिमिटेड। तो यहां होल्डिंग कंपनी के ऊपर कंपल्शन है कि होल्डिंग कंपनी को अपने सारी ग्रुप कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ मर्ज करके प्रेजेंट करना पड़ेगा, और वो मर्ज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नोन एज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेट। इसमें 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मर्ज होते हैं, P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये तीनों मर्ज करके दिखाना। क्या सर कंपलसरी है? और ये कंपल्शन है तो ये कंपल्शन कहां क्रिएट किया गया है? किसने बताया है कि ये कंपलसरी है? सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट ने बताया है कि ये कंपलसरी है। क्या बोल रहा है ये? सेक्शन 129 of 2013 mandated the companies having one or more subsidiary to prepare consolidated financial statements according to this section। एक सेकेंड का कंपनीज एक्ट में बताया गया है कि ऐसी कोई भी होल्डिंग कंपनी जिसकी एक से ज्यादा सब्सिडियरी कंपनी है, उन्हें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करने। देन हमारे पास इंट्रोड्यूस होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। क्या AS 21 बोलता है कि अकाउंट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं? नहीं, AS 21 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने को नहीं बोलता। AS 21 तब इंट्रोड्यूस किया गया, या AS 21 क्या बोलता है? वो बोलता है यदि किसी भी कंपनी को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं ड्यू टू एनी एक्ट और लॉ और प्रोविजन ऑफ एनी अदर रेगुलेटरी, तो वो कैसे बनाने हैं वो हम बताएंगे।
So AS21 prescribing the procedure of consolidation, not the compulsion of the consolidation. यदि किसी कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसोलिडेट करने हैं तो करने का कंपल्शन कोई एक्ट लगाएगा, जैसे कंपनीज एक्ट ने बना दिया कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। कैसे बनाने हैं ये बताएगा AS21. So AS21 enterprise does not have a subsidiary but an associates joint venture such as enterprise should also prepare. AS21 बोल रहा है एसोसिएट्स को भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने, कंपनीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने, ये कंपनीज एक्ट ने बोल दिया। और ये सारा प्रोसीजर, मैं AS21 बोल गया क्या? AS23 एसोसिएट्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, AS27 जॉइंट वेंचर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंपनीज एक्ट बोलता है सब्सिडियरी कंपनी के साथ कंसोलिडेट करो, AS23 बोलता है एसोसिएट के साथ कंसोलिडेट करो, AS27 बोलता है जॉइंट वेंचर के साथ कंसोलिडेट करो। ये अलग अलग जगह से कंसोलिडेशन का कंपल्शन आ गया। कंपल्शन के बेसिस, कंपल्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं, और बनाने का प्रोसीजर कौन देगा हमें? AS21 वो हमें बनाने का प्रोसीजर देगा। यहां तक बात क्लियर है? इसको ज्यादा स्ट्रेच करने का मेरा कोई मन नहीं है, बात समझ में आ गई? हमें यहाँ क्या करना है? हमें यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं, हमें यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसोलिडेट करने हैं। कंसोलिडेशन का मतलब होल्डिंग कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ सब्सिडियरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मर्ज करना है। अब मर्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मर्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? होल्डिंग की बैलेंस शीट, सब्सिडियरी की बैलेंस शीट उठाओ, मर्ज कर दो। ईच एंड एवरी आइटम सिंपली मर्ज कर दो। असेट्स के साथ असेट्स, लायबिलिटीज के साथ लायबिलिटीज। बस एक आइटम कॉमन होगा, सब्सिडियरी की शेयर कैपिटल, होल्डिंग का इन्वेस्टमेंट, क्योंकि होल्डिंग ने सब्सिडियरी की कैपिटल को उठाया है, होल्डिंग ने सब्सिडियरी की कैपिटल में इन्वेस्ट किया है, तो होल्डिंग शोज एज इन्वेस्टमेंट और सब्सिडियरी शोज एज शेयर कैपिटल। तो वहां से उसका इन्वेस्टमेंट हटा देना है और यहां से उसका शेयर कैपिटल, बाकी सब मर्ज कर देना। लेकिन इसको मर्ज करने में ये इतना सिंपल सा बोलने का काम नहीं है। मर्ज करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। वो प्रॉब्लम्स कब आती हैं और क्यों आती हैं? देयर आर टू टाइप ऑफ होल्डिंग या टू टाइप ऑफ सब्सिडियरी, होली ओन सब्सिडियरी कंपनी एंड पार्टली ओन सब्सिडियरी कंपनी। होली ओन सब्सिडियरी कंपनी इज वेरी सिंपल टास्क ना, जहां 100% इक्विटी और वोटिंग पावर ऑफ द सब्सिडियरी इज विद होल्डिंग। तो सब्सिडियरी का सारा असेट्स और सारा लायबिलिटी होल्डिंग का है, बस आपको सिंपली उठाना है और बैलेंस शीट उधर मर्ज करनी है। लेकिन जब भी हम होली ओन से बाहर और पार्टली ओन सब्सिडियरी कंपनी की तरफ आते हैं तो वहां पे होल्डिंग कंपनी के पास सब्सिडियरी का 100% स्टेक नहीं, सब्सिडियरी का कुछ स्टेक अदर शेयर होल्डर्स के हाथ में, लेकिन वो अदर शेयर होल्डर्स के पास मेजॉरिटी वोटिंग राइट तो है, मेजॉरिटी नहीं है, वोटिंग राइट तो है। वहां मेजॉरिटी होल्डिंग के पास है। उस केस में वो जो अदर शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास सम पार्ट ऑफ इक्विटी ऑफ सब्सिडियरी है, नोन एज माइनॉरिटी शेयर होल्डर। तो यहां पे सब्सिडियरी के शेयर होल्डर में दो शेयर होल्डर हैं, वन इज होल्डिंग कंपनी, अदर इज माइनॉरिटी। होल्डिंग कंपनी के अलावा जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उन सबको जॉइंटली हम नाम दे दिया माइनॉरिटी शेयर होल्डर। उनका भी कंपनी में स्टेक है, कंपनी के प्रॉफिट में उनका भी हिस्सा है, कंपनी की एसेट्स में उनका भी हिस्सा है। कंपनी होल्डिंग की नहीं है, कंपनी उनकी भी है, लेकिन एज होल्डिंग के पास कंट्रोलिंग राइट है, मेजॉरिटी स्टेक है, डिसीजन मेकिंग पावर होल्डिंग के पास है एक तरह से, तो माइनॉरिटी को उतना पावर नहीं मिल रहा।
कंसोलिडेशन का काम होल्डिंग कर रही है, लेकिन पूरी असेट्स में होल्डिंग का कंट्रोल नहीं है ना, पूरी असेट्स होल्डिंग की नहीं है। से होल्डिंग होल्ड्स 80% स्टेक इन कंपनी, तो सब्सिडियरी कंपनी के प्रॉफिट का 80% किसका? होल्डिंग का। सब्सिडियरी कंपनी की नेट असेट्स का 80% होल्डिंग का। 80% तो मैं उसको मर्ज कर दूंगा, सब्सिडियरी की पूरी बैलेंस शीट का नेट एसेट का 80% निकाल के तो मैं होल्डिंग के साथ मर्ज कर दूंगा। 20% किसका है? वो कहां जाएगा? तो वो भी रहेगा तो बैलेंस शीट में ही। तो जितना माइनॉरिटी का शेयर है सब्सिडियरी में, वो माइनॉरिटी शेयर हम सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे और एज अ नॉन करंट लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी उसे हम बैलेंस शीट में, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में शो करेंगे। अजम्पशन क्या है? पूरा बैलेंस शीट मर्ज कर दो सर, 100% मर्जिंग कर दो, लेकिन 100% मर्ज करने के बाद फिर ये देखा, अरे इसमें से तो 20% माइनॉरिटी को देना पड़ेगा। बोले ठीक है, जितना उनको देना है उसे अपनी लाइबिलिटी मान लो, और उतना पोर्शन लाइबिलिटी की फॉर्म में, लॉन्ग टर्म या नॉन करंट लाइबिलिटी की फॉर्म में बैलेंस शीट में शो। इस तरह से पूरा कंसोलिडेशन हमें परफॉर्म करना। मैं अकाउंटिंग प्रोसीजर पे चलता हूं, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे प्रोविजन हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं। स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट को लेके चलेंगे, डिटेल में उनको डिस्कस करते हुए, और फिर उनके क्वेश्चंस पे आएंगे। मैं स्टेप की फॉर्म में चल रहा हूं। स्टेप नंबर 1 कंसोलिडेशन प्रोसेस बता रहा हूं। हम यहां कंसोलिडेट कर रहे हैं बैलेंस शीट को अभी, तो कंसोलिडेशन ऑफ बैलेंस शीट, उसका प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट होल्डिंग रेशो। सबसे पहले तो आप इंश्योर कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए कि होल्डिंग कंपनी के पास सब्सिडियरी का कितना परसेंट इक्विटी है। तो सब्सिडियरी की टोटल इक्विटी कितनी है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, और उन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स में से होल्डिंग ने कितने शेयर्स अक्वायर किए हुए। नंबर ऑफ शेयर्स acquired by holding total number of shares of subsidiary। सब्सिडियरी के टोटल कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं? नंबर ऑफ शेयर्स, नॉट द वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स नॉट द वैल्यू। वैल्यू से कंफ्यूजन आता है। वैल्यू का मतलब सब्सिडियरी की बैलेंस शीट में तो ये शेयर्स बुक वैल्यू पे होंगे, फेस वैल्यू पे होंगे, लेकिन होल्डिंग ने ये जो शेयर्स अक्वायर किए होंगे ये मार्केट वैल्यू पे किए होंगे, इसलिए वैल्यू नहीं उठाना है, यहां नंबर ऑफ शेयर्स उठाना है। ईदर नंबर ऑफ शेयर्स और द नॉमिनल वैल्यू, ईदर बिफोर बोनस और आफ्टर बोनस। बोनस के कॉन्सेप्ट पे आऊंगा तब उस पर और डिटेल में बात करूंगा। अभी तो आपको बताना है कि होल्डिंग ने कितना शेयर्स अक्वायर किया, और शेयर्स अक्वायर किया उसमें सब्सिडियरी के पास टोटल शेयर कितना था, उसमें होल्डिंग ने जो अक्वायर किया, ऑन बेसिस ऑफ दैट उसका होल्डिंग परसेंटेज आ जाएगा। रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ कैपिटल वो किसका होगा? माइनॉरिटी का होगा। स्टेप नंबर 2, प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। ड्यूरिंग करंट ईयर, अब ये क्या चीज है? आप कौन से ईयर में ये हर साल बनाना है ना कंसोलिडेशन, हर साल करना है ना कंसोलिडेशन। यदि हम ऐसे होल्डिंग कंपनी के स्टेटमेंट्स कंसोलिडेट कर रहे हैं जिसने सब्सिडियरी का स्टेक सालों पहले उठाया था, तो वहां ये कंसर्न नहीं है। यदि हम एक ऐसा कंसोलिडेशन कर रहे हैं जिसमें होल्डिंग ने सब्सिडियरी के शेयर्स इसी साल खरीदे,
अब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो, मतलब आप क्या खरीद रहे हो? कंपनी के अंदर कंट्रोल, ओनरशिप, मतलब कंपनी की नेट असेट पे अपना राइट। नेट असेट का मतलब टोटल असेट्स माइनस आउटसाइडर्स या एक्सटर्नल लाइबिलिटी, यानी कंपनी की इक्विटी और कंपनी की इक्विटी पे कंट्रोल। जब आप किसी कंपनी की इक्विटी पे कंट्रोल अक्वायर करने जा रहे हो, उसकी असेट्स अक्वायर करने जा रहे हो, तो वो कंपनी आपको अपनी असेट फेयर वैल्यू पे देगी, बुक वैल्यू पे देगी या मार्केट वैल्यू पे देगी? ऑब्वियसली मार्केट वैल्यू पे। अब वो मार्केट वैल्यू पे जो आपने उसका इक्विटी एक्वायर किया है, क्या उस इक्विटी की एक्चुअली बुक वैल्यू भी उतनी ही थी? जरूरी नहीं, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो वो बुक वैल्यू का मतलब क्या है? बुक वैल्यू का मतलब क्या है? मैं किसी कंपनी का स्टेक उठा रहा हूं, मैं किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहा हूं, मतलब मैं उसकी कंपनी की नेट एसेट पे कंट्रोल ले रहा हूं। तो एक सिनेरियो क्रिएट करो अपने माइंड में कि वो कंपनी वाइंड अप हो रही है। जब कंपनी वाइंड अप होगी, उसके 70% स्टेक मेरे पास है, तो कंपनी की टोटल असेट्स में से आउटसाइडर लाइबिलिटी का पेमेंट करने के बाद जो बचा, उसका 70% मुझे मिलेगा। उस 70% स्टेक को अक्वायर करने के लिए आई एम पेइंग समथिंग, दैट इज कॉस्ट ऑफ, कि मैंने वो 70% स्टेक अक्वायर करने के लिए कितना कॉस्ट पे किया। पे कितना किया वो मेरे सामने है, लेकिन पे करके मिला क्या? पे करके मुझे मिला क्या? कंपनी की नेट असेट का 70%। ये मिला ना, नेट असेट का 70% लेने के लिए मैंने कॉस्ट पे की। कॉस्ट मेरे सामने है कि मैंने कितना पे किया, लेकिन नेट एसेट कितनी है, मतलब आपको मिला कितना? आपको मिला कितना? 70% ऑफ द नेट एसेट ऑफ द सब्सिडरी कंपनी। तो सर सब्सिडरी कंपनी की नेट एसेट का मतलब यार उसकी टोटल असेट्स माइनस जो उसने बैलेंस शीट में दिखाई है वो। टोटल असेट माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटी। कौन सी टोटल असेट? जो बैलेंस शीट में पड़ी है वो नहीं। जो बैलेंस शीट में असेट्स है, मुझे कैसे पता ये बैलेंस शीट में करेक्ट वैल्यूएशन पे है? मैं उसकी बैलेंस शीट की सारी असेट्स को रीवैल्यू करवाऊंगा। सर आप सही लिख रहे हो, जरूरी नहीं है ना। आपके आज की डेट में इन सारी असेट्स की मार्केट वैल्यू, रियलाइजेशन वैल्यू क्या है? आई वांट दैट अमाउंट, क्योंकि मुझे तो एक्चुअली वो खरीदना, मैं तो वो खरीदने आ रहा हूं ना। आज मैं कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा हूं, तो प्रॉपर्टी खरीदने जाते वक्त मैं ये तो नहीं बोलूं तू कितना बोल रहा है भाई, मैं देखूंगा मुझे मिल कितना रहा है, तो मैं उसका वैल्यूएशन करवाऊंगा। अब मैं उसका वैल्यूएशन करवा रहा हूं, मैंने आज की डेट में उसका वैल्यूएशन निकलवा दिया कि इस कंपनी की नेट एसेट की ये वैल्यू है, उसका 70% आई एम एक्वायरिंग। अब उसके लिए मैं ज्यादा दे रहा हूं या कम दे रहा हूं, दैट इज डिफरेंट मैटर, उससे बाद में बात करते हैं। आपने जिस दिन असेट कंपनी का शेयर्स अक्वायर कर लिया, उस दिन के पहले जो भी था वो किसका था? सब्सिडियरी। और उस दिन के बाद अब आप उसके ओनर हैं। तो उस दिन आप उस कंपनी को अक्वायर करने गए थे, उस दिन कंपनी की बैलेंस शीट में 50 लाख का प्रॉफिट रखा था। क्या वो प्रॉफिट आपका है? नहीं। वो प्रॉफिट किसका है? सब्सिडियरी का। अब आपने जैसे ही उस कंपनी को अक्वायर किया, उसके बाद जितना कमाया जाएगा वो आपका रेवेन्यू प्रॉफिट है, क्योंकि अब आप उसके ओनर और अब आप उस बिजनेस को कर रहे हैं। लेकिन बिजनेस खरीदने से पहले जो प्रॉफिट पड़ा था, रेवेन्यू प्रॉफिट, प्रॉफिट है क्योंकि आपने वो प्रॉफिट अब खरीद लिया है, क्योंकि आपने शेयर्स खरीद के उसको उसकी नेट एसेट का पेमेंट दे दिया है, और उसकी नेट एसेट में वो प्रॉफिट भी अब आपका हो गया, उस प्रॉफिट का 70% भी आपका हो गया। लेकिन
वो आपने खरीदा है, वो आपका कैपिटल प्रॉफिट है, रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं है। तो यदि आपने उस शेयर्स को अक्वायर करने के लिए जो पेमेंट किया है, उस पेमेंट में उस प्रॉफिट का पेमेंट भी, अजीब सी बात लग रही है ना। चलिए छोटा सा अजीब सा एग्जांपल लेते हैं, अजीब है लेकिन काम आएगा। मैं एक गाय खरीदने गया, अजीब है ना, इसलिए तो बोला मैंने अजीब है, गाय, काओ। मैं एक गाय खरीदने गया, ठीक है। मैंने पूछा कितने का, तो उसने बोला 1,20,000, ठीक है। वो गाँव नहीं, काऊ, वो गाय वो गाय प्रेग्नेंट थी। मैंने कहा यार गाय तो 1,00,000 में मिलती है, तुम 1,20 क्यों मांग रहे हो? बोले सर मैं प्रेग्नेंट दे रहा हूं, 2-3 महीने बाद बछड़ा होगा तो आपको ही एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, मैं वो गाय खरीद के ले आया। कितने में? 1,20,000 में। 3 महीने बाद उस गाय ने बछड़ा दिया, मुझे नहीं चाहिए था, मैंने उसे मार्केट में ले जाके बेच दिया 20,000 रुपए में। मुझे प्रॉफिट हुआ ना? प्रॉफिट हुआ ना? नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? बेचा ना मैंने। यस, ये 20,000 का प्रॉफिट हुआ है, ये मेरा प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि मैं इस बछड़े का पैसा ऑलरेडी पे करके आया हूं। जब मैंने वो गाय खरीदी थी तो उस गाय के साथ वो बछड़ा साथ में फ्री आ रहा था। फ्री दुनिया में कुछ नहीं आता। आप उस कॉस्ट को जो पे करके आए हो, उस कॉस्ट में उस फ्री वाले पार्ट का ऑलरेडी पेमेंट दे के आए हो। तो क्या मैं इस 20,000 को अपना प्रॉफिट मानूं? मान लो 1 साल बाद गाय ने फिर एक बछड़ा दिया, मैंने उसे भी 20,000 में बेच दिया, क्या ये मेरा प्रॉफिट है? यस, क्योंकि ये जो 20,000 रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है, ये उसको खरीदने से पहले का प्रॉफिट है, और ये जो दूसरा 20,000 का प्रॉफिट ये खरीदने के बाद का है। तो ये मेरा पोस्ट एक्विजिशन, गाय को अक्वायर करने के बाद, और ये प्री एक्विजिशन, गाय को अक्वायर करने से पहले से चला आ रहा है। तो सर पहले का प्रॉफिट आपका कैसे? हाँ मेरा नहीं है, वो मेरा प्रॉफिट नहीं है। क्यों? मैं उसका पेमेंट करके आया हूं। तो क्या मैं इसे पीएनएल में ले जाऊं? क्या बात कर रहे हो? प्रॉफिट हुआ तो पीएनएल में तो ले जाओगे? नहीं, इससे आप अपनी गाय की कॉस्ट को कम करो। आपकी गाय की कॉस्ट अब 1,00,000 है। ये बात समझ में आया? तो हम जब कभी असेट अक्वायर करते हैं और एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन हमें कोई प्रॉफिट अटैच होके मिल जाता है, जो रियलाइज बाद में होगा, लेकिन एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन प्रॉफिट सामने पड़ा है कि हाँ ये आपको मिलेगा क्योंकि अब आप इसके ओनर हो, लेकिन ये प्रॉफिट हम आज ही दिखा रहे हैं ये है, तो इसका मतलब वो प्रॉफिट नहीं है। आप उस प्रॉफिट के लिए भी कॉस्ट पे करके आए हो, फ्री में नहीं मिला है। तो जब भी वो प्रॉफिट आपके हाथ में आएगा, उससे आप उस असेट की कॉस्ट को कम कर दो। एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मैं एक से टीवी खरीदने गया, वो 50,000 का टीवी है। बोले सर, मैं कितने का? बोले 50,000 का। बोले सर एक दिवाली ऑफर है, इसके साथ एक स्क्रैच कूपन देंगे, स्क्रैच करने पे इनाम। मैंने 50,000 का टीवी, मुझे स्क्रैच कूपन मिला, स्क्रैच किया, स्क्रैच करके 2,000 रुपए, 5,000 रुपए गिफ्ट निकला। प्रॉफिट है मेरा? सर प्रॉफिट नहीं है। आपने जो टीवी खरीदा है ना,
उसकी कॉस्ट में ये पहले से ही इंक्लूडेड है, क्योंकि ये अक्वायर करने से पहले का प्रॉफिट था। आप 5,000 रुपए को क्या करोगे, P&L में ले जाओगे? नहीं, इससे हम अपनी टीवी की कॉस्ट को कम करेंगे। क्या कहना चाह रहा हूं यहां पे कि जब भी होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी बिजनेस को अक्वायर करेगी, तो एक्विजिशन के टाइम पे जो उन शेयर्स के लिए कॉस्ट पे करेगी, उस कॉस्ट के अगेंस्ट में उसे क्या मिलेगा? कंपनी की नेट एसेट। और उस नेट एसेट का मतलब क्या है? उस नेट एसेट का मतलब है डेट ऑफ एक्विजिशन पे कंपनी की बैलेंस शीट में जो इक्विटी वैल्यूएशन आ रहा है वो पूरा आपको मिल रहा है। On that equity valuation includes capital plus reserve and surplus, उस डेट तक का प्रॉफिट। यदि आप 1 अप्रैल को अक्वायर कर लेते हो एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, तो वो जो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कमाएगा वो सारा रेवेन्यू प्रॉफिट, क्योंकि एक्विजिशन के बाद आया है। यदि आप 31 मार्च ईयर एंड पे अक्वायर कर रहे हो, तो उस दिन जितना भी प्रॉफिट है वो सारा एक्विजिशन से पहले का प्रॉफिट, जिसका पेमेंट आप कर चुके हो, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, नोन एज कैपिटल प्रॉफिट, पार्ट ऑफ नेट एसेट। मैं 4 साल पहले अक्वायर कर चुका हूं, देन करंट ईयर में जितना भी प्रॉफिट है रेवेन्यू, क्योंकि मेरे एक्विजिशन के बाद का प्रॉफिट है। मैंने 1 अक्टूबर को अक्वायर किया है, अब प्रॉब्लम आएगी। यदि 1 अक्टूबर को यदि आपने बिजनेस अक्वायर किया है, तो 1 अप्रैल को जो प्रॉफिट था वो कौन सा था? कैपिटल, पुराना है ना वो तो। और ड्यूरिंग द ईयर भी जो प्रॉफिट कमाया गया है ना, उसके भी 2 पार्ट है। 1 अक्टूबर तक का प्रॉफिट कैपिटल, 1 अक्टूबर के बाद का रेवेन्यू। इसमें अलग क्यों कर रहे हो? अलग करने का बात समझ में आ गया ना? अलग इसलिए कर रहे हैं कि डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन तक का जितना प्रॉफिट आपको मिल रहा है ना, आप उसका पेमेंट करके आए हो, तो वहां तक का सारा प्रॉफिट आपकी नेट एसेट का पार्ट है, और उसके बाद का प्रॉफिट आपके लिए रेवेन्यू प्रॉफिट है, जो आपके P&L का पार्ट है। इसलिए मुझे यहां इस स्टेप पे आना है, जहां मुझे प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट मालूम करना पड़ेगा। इसके लिए मैं कोई अलग अलग सिचुएशन नहीं बताने वाला गाइस, सिंपल सी बात समझ जाएगी। पोस्ट एंड प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन पीरियड 1 अप्रैल तो सारा करंट ईयर पोस्ट, 31 मार्च तो सारा करंट ईयर प्री, ड्यूरिंग द ईयर तो आपको पता करना है कितना प्री और कितना पोस्ट। उसके बेसिस पे आप अपने प्रॉफिट को सेपरेट अलग अलग करोगे। सब्सिडरी कंपनी के टोटल प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, में प्री कितना है, पोस्ट कितना है, क्योंकि प्री वाला पार्ट प्रॉफिट जो नेट का पार्ट, पोस्ट वाला पार्ट रेवेन्यू प्रॉफिट जो P&L का पार्ट है। क्लियर है बात पूरी? अब ये अलग करेंगे कैसे? हम इसके लिए बेटर एक P&L अकाउंट बना लेंगे। बेटर ये रहेगा कि हम एक P&L अकाउंट बना लेंगे। क्यों? सर मुझे ये मालूम करना है कि करंट ईयर प्रॉफिट कितना है। सर सब्सिडरी की बैलेंस शीट मिली ना आपको? हाँ, बैलेंस शीट के अंदर P&L दिखा होगा ना आपको? हाँ, तो वही प्रॉफिट होगा ना करंट ईयर का? नहीं। क्यों? वो क्लोज ऑफ P&L है, उसमें करंट ईयर का कितना है और पिछले सालों से कैरी फॉरवर्ड कितना है वो अलग अलग करना पड़ेगा मेरे को। बैलेंस शीट में कौन सा प्रॉफिट आता है? क्लोजिंग एट द एंड बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L।
तो क्लोजिंग में करंट ईयर कितना है और पिछले साल कैरी फॉरवर्ड कितना है वो तो मालूम करना पड़ेगा। हाँ, आप पुराने होल्डिंग कंपनी है, 2 3 4 5 साल पुराने, तो आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके लिए सारा क्या है, सारा क्या है, रेवेन्यू, पोस्ट प्रॉफिट है। लेकिन आप ड्यूरिंग द ईयर होल्डिंग कंपनी बने हैं, इधर ऑन 1 अप्रैल और 31 मार्च और ड्यूरिंग द ईयर, तो आपको निकालना पड़ेगा। सर हमने तो 31 मार्च को अक्वायर किया है, तो क्या निकालना पड़ेगा क्या? ना जी, 31 मार्च को अक्वायर किया है तो आपको नहीं निकालना है, क्योंकि सारा प्रॉफिट ही क्या है, प्री प्री सारा ही प्री कैपिटल प्रॉफिट है। सर हमने तो 1 अप्रैल को ही अक्वायर कर लिया, तो भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि 1 अप्रैल के दिन जो प्रॉफिट था वो प्री था, ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट तो मुझे मालूम करना पड़ेगा ड्यूरिंग द ईयर कितना कमाया, तो ये मुझे ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट निकाल के देगा। आई विल स्टार्ट विद द बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। P&L का ओपनिंग बैलेंस लास्ट ईयर से कितना लेकर आए बताना पड़ेगा उनको, वो बता देंगे। P&L का कहां से मिलेगा, करंट ईयर की बैलेंस शीट से। कौन सी सारी चर्चा सब्सिडियरी की चल रही है अभी। सब्सिडियरी की करंट ईयर की बैलेंस शीट से हमें यह प्रॉफिट मिलेगा, ओपनिंग क्वेश्चन बताएगा। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो करंट ईयर प्रॉफिट है, लेकिन लेकिन हो सकता है मैंने कुछ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट जर्नलिज्म में ट्रांसफर डाल दिया हो सकता है मैंने कुछ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हो। मुझे मालूम करना है कमाया कितना बिफोर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, बिफोर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, मुझे वो मालूम करना है। तो यदि आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है तो यहां लिखा होगा, यदि आपने जनरल रिजर्व को ट्रांसफर किया है तो भी यहां लिखा होगा। जितना करंट ईयर में कमाया है वो यहां लिखा होगा। सिंपल P&L यार, बचपन वाला। ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट, करंट ईयर में जो कमाया लाके ऐड कर दिया, उसमें से उतना डिविडेंड दे दिया है सर, उसमें से उतना जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है सर, और ये बच गया। इसमें से ये पता चलेगा, ये मालूम होगा, ये मालूम होगा, ये मालूम होगा, और ये मिल जाएगा आपको बैलेंसिंग फिगर से। इज इट क्लियर? देन एक और सवाल, सर कंपनी ने जो डिविडेंड दिया ये कौन सा डिविडेंड दिया होगा ड्यूरिंग द ईयर? लास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर का डिविडेंड कौन से प्रॉफिट से देगी? प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट में से, यानी इसमें से दिया होगा ना, आपको भी मिला होगा, होल्डिंग कंपनी हो, आपको भी तो डिविडेंड मिला होगा। शेयर होल्डर तो आप भी बन गए ना अब कंपनी के। कंपनी के शेयर होल्डर का मतलब ये नहीं कि मैं आज शेयर होल्डर बनाऊं तो पुराना डिविडेंड नहीं मिलेगा। शेयर होल्डर को डिविडेंड, करंट शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है चाहे कितने भी साल का मिल रहा हो। पीरियोडिकल डिविडेंड नहीं मिलता भैया, पता है ना। यदि मैं आज शेयर खरीदूंगा तो आज यदि कंपनी डिविडेंड देगी पिछले साल का तो मुझे मिलेगा, जो बेच के गया उसको नहीं मिलेगा। आप 5 साल से शेयर होल्डर हो, आज आपने मुझे शेयर बेच दिए, आज मैं बन गया शेयर होल्डर और कंपनी ने पिछले साल का डिविडेंड आज ही दिया, आई विल गेट, मुझे मिलेगा। तो होल्डिंग ने शेयर इस साल खरीदे, चाहे 1 अप्रैल को खरीदे हो, चाहे मिड में खरीदे हो, चाहे 1 मार्च को खरीदे हो, इसी साल खरीदे। और यदि सब्सिडियरी पिछले साल का डिविडेंड दे रही है तो होल्डिंग को मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा। अब सोचो, होल्डिंग को डिविडेंड मिला, चर्चा करके आए हम, रेवेन्यू प्रॉफिट है या कैपिटल? कैपिटल, 200% कैपिटल। पिछले साल का डिविडेंड मिल रहा है भाई, तब तो आप शेयर होल्डर थे ही नहीं।
शेयर होल्डर तो इस साल बने हो। सेम गाय वाला सीन किया होगा। खरीदते वक्त ही पता था ना प्रॉफिट में से डिविडेंड आएगा, कोई छोड़ देगा? देने वाला पहले से लेके रखता है। तो यदि आप होल्डिंग और सब्सिडी ने डिविडेंड दिया है तो वो डिविडेंड पिछले साल का दिया है, और पिछले साल आप शेयर होल्डर नहीं थे, तो फिर भी आपको डिविडेंड मिलेगा, मिला होगा, और वो डिविडेंड आपका प्रॉफिट है नहीं, कैपिटल प्रॉफिट है। तो उस डिविडेंड इनकम को आपने क्या किया, क्या करना था? कॉस्ट में से माइनस, और आप कैंडल में से निकालो और कॉस्ट में से माइनस करो। ये एडजस्टमेंट एंट्री डालनी पड़ेगी। मैं सिर्फ कनेक्ट कराता चल रहा हूं यहां पे। अभी के लिए वापस आते हैं। करंट ईयर प्रॉफिट मिल गया हमें। अब इस करंट ईयर प्रॉफिट के साथ साथ एक जनरल रिजर्व का अकाउंट भी बना ही डालेंगे हम, यदि जनरल रिजर्व की भी डिटेल मिली है मुझे तो। जनरल रिजर्व का अकाउंट क्यों बना रहे हो सर? करंट ईयर में ट्रांसफर किया है, तो जो बैलेंस शीट से जनरल रिजर्व मुझे मिल रहा है ना, उसमें भी दो पार्ट हो सकते हैं, एक पोस्ट, एक प्री। ओपनिंग बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व क्वेश्चन देगा। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व कहां से मिलेगा? करंट ईयर की बैलेंस शीट से मिलेगा। बहुत बढ़िया। पी&एल से कुछ प्रॉफिट आया हो सकता है इसके अंदर, तो यहां पे लिखा है, इधर आना चाहिए। हाँ सर, आया हो सकता है। और कुछ हो सकता है जनरल रिजर्व के साथ? कहीं कहीं क्या ये जनरल रिजर्व कहीं निकला हो सकता है? हाँ सर, हो सकता है। कंपनी ने यदि बोनस शेयर इशू कर दिए, बोनस शेयर कहां से देगी कंपनी? जनरल रिजर्व से। कौन से वाले पार्ट से? पिछले साल वाले पार्ट से। तो यहां उसने लिखा होगा बोनस टू शेयर होल्डर। कौन बताएगा? क्वेश्चन बताएगा सर, हमें सपना तो नहीं आया ना कि बोनस शेयर नहीं दिए। तो ये क्या हो गया? हाँ, यदि वहां से ट्रांसफर टू रिजर्व नहीं बताता क्वेश्चन, तो हम रिजर्व के अकाउंट से मालूम कर सकते हैं कि रिजर्व में इस साल पी&एल से कितना ट्रांसफर होके आया, रिजर्व अकाउंट बना के, और फिर इसे यहां दिखा देंगे। बताइए, क्लियर है? तो पहले जनरल रिजर्व का अकाउंट बनेगा, जनरल रिजर्व का अकाउंट बना के अमाउंट निकालेंगे कि कितना पी&एल से ट्रांसफर हुआ, फिर पी&एल बनाएंगे और पी&एल में निकालेंगे करंट ईयर प्रॉफिट कितना हुआ, और अब बनाएंगे प्री पोस्ट का स्टेटमेंट। गाइस, मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि ये मेरा फर्स्ट ईयर कंसोलिडेशन है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि होल्डिंग ने इसी साल
कंपनी के शेयर्स खरीदे, चाहे 1 अप्रैल को, चाहे 31 मार्च को, चाहे ड्यूरिंग द ईयर, डेट अभी बात नहीं कर रहे, बट खरीदे इसी साल है, फर्स्ट टाइम सब्सिडियरी बनी है और फर्स्ट टाइम कंसोलिडेशन हो रहा है। तो यहां पे जो भी P&L का ओपनिंग बैलेंस आएगा वो 100% प्री होगा, चाहे डे 1 हो चाहे डे एंड हो, वो तो प्री ही होगा, फॉर श्योर वो प्री होगा। करंट ईयर प्रॉफिट, जो भी करंट ईयर प्रॉफिट होगा वो टाइम रेशो में प्री और पोस्ट में डिवाइड हो जाएगा, वो टाइम रेशो प्री और पोस्ट में डिवाइड हो जाएगा। श्योर? जो भी ड्यूरिंग द ईयर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ है, प्रॉफिट P&L से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ है, वो भी टाइम रेशो में जनरल रिजर्व के अंदर आ जाएगा। बन गया आपका प्री और पोस्ट। अब यहां डेवलपमेंट्स, ड्यूरिंग द ईयर दुकान में फैक्ट्री में आग लग गई थी, आग लगने की वजह से 2 लाख रुपए का लॉस हो गया था, एबनॉर्मल लॉस, प्रॉफिट कम हो गया होगा, करंट ईयर का प्रॉफिट वैसे तो ज्यादा आया होगा लेकिन उस एबनॉर्मल की वजह से कम हो गया होगा। तो ये जब P&L हमने बनाया तो उस एबनॉर्मल लॉस को मुझे यहां रख देना चाहिए इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई करेक्ट करंट ईयर प्रॉफिट। यस और नो? मतलब आपने क्या किया, इस करंट ईयर प्रॉफिट में वो एबनॉर्मल लॉस वापस ऐड कर दिया ना, ऐड वापस। लॉस के पहले का है, लॉस के बाद का? इधर इधर जो करंट ईयर प्रॉफिट है वो लॉस के पहले का है या बाद का? ये जो करंट ईयर प्रॉफिट है ये लॉस के पहले का है या बाद का? बाद का कैसे होगा बेटा, लॉस तो वहां डेबिट किया हुआ है। चलो, बाय जीपी टू डेप्रीसिएशन, ये जीपी डेप्रीसिएशन से पहले का है या बाद का? क्यों पहले का है? इसमें से डेप्रीसिएशन माइनस कर रहे हैं ना सम, डेबिट डाल के, तो ये जीपी तो पहले का हुआ ना। क्या इस जीपी से डेप्रीसिएशन माइनस हुआ है? नहीं, माइनस करने आए हैं सर यहाँ पे डेबिट में डाल के। तो ये जीपी डेप्रीसिएशन चार्ज करने से पहले का है या बाद का? टू सैलरी टू एम्प्लॉई, ये जीपी सैलरी से पहले का है या बाद का? पहले का, क्योंकि ये जीपी पूरा यहां लाके इसमें से वो पेमेंट्स करना शुरू कर रहा हूं मैं, तो वो सारे पेमेंट करने से पहले का ही हुआ ना। तो ये नेट प्रॉफिट, ये करंट ईयर प्रॉफिट उस एबनॉर्मल लॉस के पहले का है या बाद का? पहले का है। ये प्रॉफिट वो डिविडेंड देने से पहले का है या बाद का? पहले का है। को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सर क्या कर दिया आपने, लॉस के पहले का प्रॉफिट डिवाइड कर दिया है? हाँ, बट एक्चुअली तो लॉस तो हुआ है ना, वो लॉस तो माइनस होना चाहिए ना, तो आपने वापस ऐड क्यों किया?
क्योंकि सर मुझे लॉस की डेट पता है। लॉस एक्विजिशन से पहले हुआ या एक्विजिशन के बाद। अब मैं वापस माइनस कर देता हूं लॉस। सर क्यों टेंशन ले रहे हो, ये लो, माइनस तो करना ही है, कर देता हूं। लेकिन अब मुझे पता है कि कौन से प्रॉफिट से माइनस करना है, प्री से या पोस्ट। मैं वहां से माइनस करूं। यहां पे यदि मैं लॉस नहीं लेता तो वो कौन से प्रॉफिट से माइनस हुआ है लॉस? पूरे साल के प्रॉफिट से माइनस हुआ है। लेकिन मैंने पूरे साल के प्रॉफिट का क्या किया? दो टुकड़े कर दिए। तो लॉस भी या तो दो टुकड़े हो जाए। लॉस तो दो टुकड़े कैसे हो सकते हैं? लॉस तो किसी एक ही दिन हुआ होगा ना, या वो दिन प्री वाले पीरियड का होगा या वो दिन पोस्ट वाले पीरियड होगा। तो लॉस के दो टुकड़े कैसे कर रहे हो? लॉस तो या तो प्री से माइनस होगा या पोस्ट से। तो फिर यहां लाके फिर मैं उस लॉस को माइनस करूंगा, या प्री से या पोस्ट से, डिपेंड्स। बात समझ में नहीं आई? चलिए बात समझाते हैं। मेरा बैलेंस शीट प्रॉफिट बता रहा है 6 लाख का क्लोजिंग प्रॉफिट। ओके सर। बोले सर इसमें ना ये 6 लाख का प्रॉफिट कैसे बचा आपके पास? ये एंड में बचा हुआ है ना, कैसे बचा? बोले सर क्या 1 लाख रुपए का प्रॉफिट तो लास्ट ईयर से आ रहा था, आगे 8 लाख का प्रॉफिट हमने इस साल कमाया। टोटल प्रॉफिट हो गया मेरा 9 लाख रुपए का। उसमें से 2 लाख रुपए मैंने जनरल रिजर्व में डाल दिए। उसमें से 1 लाख रुपए का मुझे एबनॉर्मल लॉस हो गया। इस तरह से मेरे पास 6 लाख का प्रॉफिट बचा। जेन्युइन। मुझे अब इस प्रॉफिट का प्री और पोस्ट चाहिए। इस प्रॉफिट में क्या क्या हुआ है सब आपको बता दिया है मैंने। मुझे इस 6 लाख का प्री का कितना, पोस्ट का कितना, ये मालूम करना है। सर ये ओपनिंग से आया है, ये करंट ईयर का प्रॉफिट है, ये जर्नलिज्म में गया, ये एबनॉर्मल लॉस में गया, ये बचा। इसको मुझे दो पार्ट में डिवाइड, गलत कर रहे हो। इसको कैसे डिवाइड करोगे दो पार्ट में? इसमें से 1 लाख तो ओपनिंग का है, जो तो पूरा का पूरा प्री है। आप प्री पोस्ट में डिवाइड करोगे तो किसको? जिसकी डेट नहीं मालूम। इसकी तो डेट मालूम है ना, कब का है? प्री का। प्री का तो पूरा प्री में जाएगा ना। प्रॉब्लम तो इसकी है ना, करंट ईयर प्रॉफिट की है ना। कितना है करंट ईयर प्रॉफिट? पक्का 8 लाख, या एबनॉर्मल लॉस हटाने के बाद बचा हुआ 7 लाख, या जनरल रिजर्व का पेमेंट ट्रांसफर करने के बाद बचा हुआ 5 लाख। बस तो बेटा वही बात कर रहा हूं। करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है? इस स्टेटमेंट से समझ में आ रहा करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है? अकाउंट में ले चलता हूं। ओपनिंग कितना था, जनरल रिजर्व में कितना गया, एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ, तो करंट ईयर का मालूम चला ना 8 लाख। यदि मैं यहां एबनॉर्मल नहीं लिखता या जर्नलिज्म नहीं लिखता तो क्या करंट ईयर का प्रॉफिट 8 लाख होता? कितना होता? 5 लाख। गलत है सर। करंट ईयर का कमाया हुआ प्रॉफिट तो 8 लाख बता रहे हो ना आप। हाँ अभी क्लियर है बात? करंट ईयर का प्रॉफिट कितना हुआ? सर 8 लाख तो कमाया था, बट एक्चुअली बचा तो 5 ही है। 8 लाख तो कमाया था बट एक्चुअली बचा तो 5 ही है। 2 लाख रिजर्व में डाल दिया, 1 लाख एबनॉर्मल लॉस हो गया, बचा तो 5 ही है। एग्री, एग्री, बचा 5 है। एग्री, कंपनी विल गेट एक ओपनिंग वाला 5 लाख, इस साल वाला मिलेगा तो 6 ही ना। हाँ लेकिन बस मुझे ये मालूम करना है इसमें से प्री का कितना है। क्यों? क्योंकि जो 6 लाख उसे मिलेगा ना, उसमें से कैपिटल कितना है और रेवेन्यू कितना है, ये अलग करना है। इसलिए इतनी बकवास कर रहे हैं, इसलिए इतनी बसड़ कर रहे हैं हम यहां पे। यदि ये कंपनी 10 साल पहले की होल्डिंग होती, कुछ भी नहीं करना था भाई,
कौन सा सारा पूरा का पूरा बचा हुआ जो क्लोजिंग 6 लाख है ना, पूरा रेवेन्यू। तुम इतनी बात ही नहीं करता। ये तो कंपनी पहली, ये मुझे मालूम करना पड़ रहा है कि उस बनने से पहले का कितना था और होल्डिंग बाद का कितना है, जिसमें एक चीज कंफर्म कि इस टोटल 6 लाख के प्रॉफिट में 1 लाख तो ओपनिंग का है, 8 लाख करंट ईयर का है, जिसमें से 2 लाख रिजर्व में डाला, जिसमें से 1 लाख नॉर्मल लॉस हुआ है। इस 8 लाख को 2 पार्ट में तोड़ देते हैं, प्री पोस्ट, क्योंकि ये प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कमाया है और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हम प्रोपोर्शनेट कमाते हैं। मैं इस 8 लाख के 2 टुकड़े कर रहा हूं, समझना ना। मान लो 6 6 महीने 4 लाख। अब इसमें से सर ये जर्नलिज्म माइनस करो, 2 पीस करूंगा ना, कर दिया सर 2 पीस, कर दिया 2 पीस। अब ये माइनस करो, इसके भी 2 पीस होंगे ना। अरे कैसे होंगे, लॉस तो एक ही दिन हुआ होगा ना, लॉस तो एक ही दिन हुआ होगा ना, पूरे साल हर महीने थोड़ी 10 10 हजार का लॉस हुआ है। एबनॉर्मल लॉस तो किसी एक दिन हुआ होगा ना, इसलिए इसके 2 टुकड़े नहीं होंगे। अब ये बता दो सर, ये लॉस किस दिन हुआ। सर ये लॉस हुआ 1 जुलाई को, हमने अक्वायर किया 1 अक्टूबर को, और ये लॉस हुआ 1 जुलाई को। तो सर ये तो लॉस मेरे अक्वायर करने से पहले ही हो गया था, तो इस लॉस को यहां से माइनस कर, इसलिए इस लॉस को पहले यहां वापस ऐड कर दिया और फिर नीचे लाके माइनस कर दिया। इसलिए किया ताकि करंट ईयर का प्रॉफिट बिफोर लॉस पता चल सके। जब बिफोर लॉस वो प्रॉफिट पता चल गया, तब उस प्रॉफिट के किए 2 टुकड़े, और फिर लॉस को उस टुकड़े से माइनस किया जिस टुकड़े में से वो लॉस हुआ है। अभी क्लियर है?
देखिए फॉर्मेट याद करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ चीज होगी तो यहाँ आएगी, नहीं होगी तो नहीं आएगी, बट क्लियर कि हम क्यों वापस ऐड कर रहे हैं और क्यों माइनस कर। माइनस तो करना ही है यार, लेकिन ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि माइनस से करेंगे इस जगह से वो बिलोंग करता है। फाइन, चलिए जैसे हमने डिविडेंड भी वापस प्लस कर दिया था, अभी डिविडेंड माइनस तो ये भी होगा ना यार, ये ऑब्वियसली से माइनस होगा क्योंकि डिविडेंड तो हमेशा पिछले साल का मिला होता है, तो ये डिविडेंड भी माइनस होगा और क्लियरली प्री से माइनस होगा, डाउट ही नहीं है कि डिविडेंड प्री से माइनस होगा। डिविडेंड प्रीवियस ईयर का ही है। एक और पंगा आता है बहुत मस्त वाला, कंपनी पेड इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड किस साल का है जरूरी नहीं है, यदि मैंने 31 मार्च को अक्वायर किया तो इंटरिम भी पूरा प्री का है क्योंकि मैं इस साल भी होल्डर नहीं था कंपनी का। मैंने अक्वायर 1 अप्रैल को किया तो इंटरिम पोस्ट का है क्योंकि मेरे अक्वायर करने के और इंटरिम मैंने बीच में अक्वायर किया तो इंटरिम भी प्रोपोर्शनेटली 2 पार्ट में कर देंगे। नहीं, इंटरिम करंट ईयर का डिविडेंड है और करंट ईयर में मैंने 6 महीने बाद शेयर्स अक्वायर किए। अलग अलग करने का वैसे कोई नीड नहीं है बाबा, मिल गया ना प्रॉफिट। कौन बेवकूफ जाके सोचता है कि टीवी 45,000 की है, करेंगे ना। हाँ, ड्यूरिंग द ईयर अक्वायर किया ना। डिविडेंड तो करंट ईयर का दे रहे हो ना, डिविडेंड किसी एक डेट का नहीं होता ना, डिविडेंड तो पूरे ईयर का होता है ना। सॉरी, नहीं भैया, हु टोल्ड यू है। अच्छा, कंपनी लॉ ने बताया होगा ना, कंपनीज एक्ट ने बताया होगा ना। क्या बेटा, क्वार्टरली प्रॉफिट से देते हैं ये किसने बताया? ये तो नहीं, बेसिस पे देते हैं। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है कि क्वार्टरली प्रॉफिट में से इंटरिम डिविडेंड दिया जाता है? क्वार्टरली प्रॉफिट के बेसिस पे इंटरिम डिविडेंड दिया जाता है, ये बात फिर डाइजेस्ट कर सकता हूं। और बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों बातों में। क्या डिफरेंस है? डिविडेंड का मतलब शेयर ऑफ प्रॉफिट। सर प्रॉफिट कब पता चलेगा? ईयर एंड होने के बाद। सर प्रॉफिट बहुत अच्छा होने वाला है, आपको कैसे? सर हमने क्वार्टरली प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, उसी से हमें अंदाजा लग गया है कि साल भर में प्रॉफिट बहुत अच्छा होगा, तो क्यों थोड़ा डिविडेंड अभी दे दें सर हम। दैट इज इंटरिम। क्वार्टरली लॉस तो इंटरिम डिविडेंड दोगे ना? अरे प्रॉफिट में ही नहीं आए, पता नहीं पूरे साल के एंड में प्रॉफिट में आए या ना आए, तो अभी डिविडेंड ना देते। ये पॉइंट ऑब्वियसली, इंटरिम डिविडेंड के कौन से साल का डिविडेंड दे रहे हो? करंट ईयर के डिविडेंड, मतलब करंट ईयर में यू आर गेटिंग अ प्रॉफिट एंड यू आर अज्यूमिंग यू विल गेट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, तो ईयर एंड पे प्रपोज करके थोड़ा सा भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कैश भी पड़ा है प्रॉफिट भी आ रहा है, तो चलो बांट दो, शेयर होल्डर खुश, मार्केट प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, कैश भी लिक्विडेट हो जाएगा, यूटिलाइज हो जाएगा। चलिए गाइस, ये पॉइंट क्लियर है अभी यहां तक? आगे चलें। तो हमने यहां पे प्रॉफिट को प्री और पोस्ट पे डिवाइड कर दिया। जितना भी हमारा प्री प्रॉफिट है, जितना भी हमारा प्री का प्रॉफिट है,
इट इज कैपिटल, और पोस्ट का प्रॉफिट है। जितना भी जनरल रिजर्व प्री का है कैपिटल, जितना भी पोस्ट का है वो रेवेन्यू। कैपिटल प्रॉफिट का क्या करोगे? नेट असेट का पार्ट बनेगा ये जाके, हम इसे ऐड कर देंगे कि नेट असेट में। लेकिन इन सारे प्रॉफिट्स के हमें दो पार्ट करने हैं, ये सारे आपके नहीं है सर, ये सब में माइनॉरिटी का हिस्सा भी है। तो इसमें से जितना होल्डिंग का शेयर है वो होल्डिंग के लिए, और जो माइनॉरिटी का है वो माइनॉरिटी के लिए जाएगा, माइनॉरिटी की लायबिलिटी में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। डन, ओके। स्टेप नंबर 3 हो गया, प्री पोस्ट की बात हुई। 3, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। सर अब ये क्या है? ये तो बचपन से हम जानते आ रहे हैं। कोई चीज खरीदी है और पेमेंट उसकी औकात से ज्यादा कर दिया है तो गुडविल है, पहले से जानते आ रहे हैं। तो हमने क्या खरीदा है? हमने सब नेट खरीदा है और उसके लिए हमने पेमेंट किया है। जो हमने पेमेंट किया है यदि उसकी नेटवर्थ के अमाउंट से ज्यादा कर दिया तब तो कैपिटल रिजर्व है, प्रॉफिट हुआ है, हम निकालते हैं वही चीज। तो सबसे पहले आएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब कितने में शेयर्स खरीदे, कितने में खरीदे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहां? होल्डिंग की बैलेंस शीट में असेट साइड पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर एक आइटम होगा इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, वो अमाउंट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बैलेंस शीट में कॉस्ट पे तो रिकॉर्ड करते हैं असेट को, तो वो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा, मतलब इन्वेस्टमेंट कितने में खरीदे, दैट इज माय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर वो एक्चुअल कॉस्ट है, हाँ, लेकिन यदि गाय का बछड़ा निकल गया है और मार्केट में बिक गया है, उससे आप अपनी कॉस्ट कम कर सकते हैं, तो कर देते हैं। लेस डिविडेंड received from subsidiary company out of pre-profit। यदि सब्सिडियरी कंपनी ने आप डिविडेंड पे किया है और वो डिविडेंड पिछले साल का है, ऑब्वियसली पिछले साल का ही डिविडेंड मिला होगा, वो प्री प्रॉफिट में से है, अगेन यस ऑब्वियसली, तो वो प्रॉफिट आपका रेवेन्यू प्रॉफिट, उससे क्या कम करोगे? अपनी कॉस्ट को कम कर, तो वो कॉस्ट कम कर दे। ये मेरी एक्चुअल कॉस्ट आई एक्विजिशन की, और इसके अगेंस्ट आपको क्या मिली? नेट एसेट कितनी, चेक कर लेते हैं सर। नेटवर्थ, शेयर इन शेयर कैपिटल, कंपनी की शेयर कैपिटल में मेरा शेयर, कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल मेरा शेयर, प्रेफरेंस भी मैं एक्वायर करके जा रहा हूं तो प्रेफरेंस में भी मेरा शेयर, बट दैट डिपेंड्स ना कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में भी प्रेफरेंस की कॉस्ट होनी चाहिए, तो यहां पे भी प्रेफरेंस लेंगे। और क्या? शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट में मेरा शेयर, वो भी तो नेटवर्थ का ही पार्ट है, वो भी तो आपने साथ में खरीदा है। कैपिटल प्रॉफिट कहां से आया? सर ऊपर वाले स्टेटमेंट से मालूम करके ले आए हम जितना कैपिटल प्रॉफिट होना था। क्या क्या? जनरल रिजर्व वाला पार्ट भी और P&L वाला पार्ट भी। कौन सा वाला? कैपिटल वाला, प्री वाला,
उसमें होल्डिंग का कितना शेयर है। डिफरेंस जो आएगा, मैंने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से नेटवर्थ माइनस कर दिया है, उसमें जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस। अच्छा, एक चीज मैं यहां लेना भूल गया हूं, भूल नहीं गया हूं वैसे, मैंने लिया नहीं है लेकिन लेना पड़ेगा, एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर जिस पे बात करेंगे। पहले अभी तो ये तो नोट करिए आप, ये तो नोट करिए। कैपिटल रिजर्व और गुडविल मिल गई। खुश हैं यहां तक हम। स्टेप नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो बेचारे उन गरीबों का क्या, वो हमारी लाइबिलिटी है, सारी एसेट हम अपने में मर्ज कर रहे हैं, उनका भी तो हिस्सा है। माइनॉरिटी को क्या क्या मिलेगा सर? कंपनी की नेटवर्थ में हिस्सा, जो आपने अपनी नेटवर्थ में डाला है वो आपका हिस्सा लिया है, उसका बचा हुआ हिस्सा इनको दे दो। क्या क्या दे दें? शेयर इन शेयर कैपिटल, शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट। सर पोस्ट भी तो उनका है, वो इनको तो दो, आप भी तो लोगे। बोले हम लेंगे, हम पी एंड एल में ले जाएंगे, इनका कोई पी एंड एल नहीं है, इनको यहीं पे दो। शेयर इन रेवेन्यू, मैं कैपिटल और रेवेन्यू वर्ड यूज कर रहा हूं, यू कैन यूज प्री एंड पोस्ट, प्री प्रॉफिट पोस्ट प्रॉफिट। ये हो गया हमारे माइनॉरिटी का शेयर। और कुछ बेटा आ गई ना शेयर कैपिटल। असेट्स माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी, या तो वहां से हिस्सा निकाल दो या इक्विटी से हिस्सा निकाल दो। वापस समझो एक और नई चीज, असेट्स एक्सटर्नल लाइबिलिटी इंटरनल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी का मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड, या तो इसमें से इसको माइनस करके नेट एसेट निकाल दूं, या इन दोनों को प्लस करके नेट एसेट निकाल दूं, बराबर आएगी। तो या तो असेट माइनस लाइबिलिटी से नेट एसेट निकाल के इसका हिस्सा दे दो, या शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस का हिस्सा दे दो। हमने रिजर्व एंड शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस से हिस्सा दे दिया, बात तो बराबर ही है। नेट एसेट निकालने का दो तरीका, लाइबिलिटी अप्रोच, असेट अप्रोच। लाइबिलिटी अप्रोच शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, असेट अप्रोच टोटल असेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटी। थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, इट्स नॉट टोटल असेट्स, इट्स टोटल असेट एक्सेप्ट फिक्टिशियस असेट। फिक्टिशियस असेट्स की रियलाइजेबल वैल्यू 0 होती है, इसलिए उसको नहीं लेते। तो टोटल असेट्स एक्सेप्ट फिक्टिशियस असेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटी से भी नेट एसेट, और दोनों नेट एसेट हमेशा बराबर होती। तो मैं असेट वाली अप्रोच से जाऊंगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। मैं लाइबिलिटी अप्रोच से जा रहा हूं बहुत सिंपल तरीके से। बैलेंस शीट की दोनों तरफ की टोटल बराबर आती है ना, ए माइनस बी विल बी इक्वल टू सी, बचपन में पढ़ा है। कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू असेट, याद है? अकाउंटिंग इक्वेशन 11th क्लास चैप्टर 1, कैपिटल लाइबिलिटी असेट,
कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू असेट, असेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू, यहां असेट माइनस लाइबिलिटी का मतलब नेट असेट, यहां कैपिटल का मतलब नेट असेट बराबर होती है। तो चाहे मैं नेट असेट वहां से उठाऊं चाहे नेट असेट यहां से उठाऊं, रिजल्ट विल रिमेन सेम। ठीक है, अभी यहां एक पंगा है बहुत भारी वाला, ओए यहां बहुत भारी वाला पंगा है। सर आपने ये सब कुछ कैलकुलेशन कहां से करी, कहां से लाए ये वैल्यूज? सब्सिडियरी कंपनी की बैलेंस शीट से लाई सर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस दिन कंपनी के शेयर्स आपने अक्वायर किए, क्या आपने उस दिन सब्सिडियरी ने जो आपको बैलेंस शीट दिखाई आपने मान ली? रिवैल्यूएशन करवाया, क्या रिवैल्यूएशन करवाने के बाद क्या बैलेंस शीट में रीवैल्यूड अमाउंट डाले? नहीं सर। किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हो और उसको बोल रहे हो अपनी बैलेंस शीट पे रीवैल्यूड अमाउंट डाल दो, क्यों डालूंगा मैं मेरी बैलेंस शीट में रीवैल्यूड अमाउंट? मेरी करंट ईयर की बैलेंस शीट में आपके लिए क्यों चेंज करूंगा जी? मैंने बैंक में लगा रखी है, मैंने लोन लेने के लिए बैलेंस शीट लगा रखी है, सब जगह जाके चेंज करवा के आऊंगा? तो मैंने बैलेंस शीट में रीवैल्यूड अमाउंट नहीं लिए, लेकिन रिवैल्यूएशन करवाया था। क्यों करवाया था? मालूम करने के लिए कि इसकी औकात कितनी है आज की डेट में। बोले सर 20 लाख की लैंड, 20 लाख की लैंड किसका पार्ट हुई? नेट असेट का। क्या सोच के खरीद रहे हो उसके शेयर्स कि 20 लाख की लैंड है इसके पास? रिवैल्यूएशन करवा के पता चला सर ये 20 लाख की नहीं है 30 लाख की है, वाओ 10 लाख का प्रॉफिट, नेट एसेट बढ़ गई। लेकिन आप जो नेट एसेट लाए हो क्या इसके अंदर वो प्रॉफिट है? नहीं। कहां लिया मैंने वो प्रॉफिट? जाना है अभी, अभी जा रही है। हाँ जी, ये जो प्रॉफिट लाए क्या इसमें बिल्डिंग की जो वैल्यूएशन 10 लाख से बढ़ी वो प्रॉफिट है? नहीं दिखा ना, बात ही नहीं की ना। पर नेट एसेट तो बढ़ी है, आपको तो नेट एसेट ज्यादा मिली है, क्योंकि बैलेंस शीट की बिल्डिंग 20 की और आपको मिली कितने में, कितने की है? 30 की। जिस दिन कंपनी बिकेगी उस दिन वो बिल्डिंग कितने में बिकेगी? 30 लाख में। वो तब प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट आज ही दिख रहा है। वो कहां है सर? इस नेटवर्थ में वो भी तो होना चाहिए, उसमें भी तो मेरा 80% शेयर है। माइनॉरिटी बोलते हैं हाँ हमारा भी तो उसमें 20% शेयर है। कहां है? आना चाहिए, आएगा। इसी नेटवर्थ में जहां लिया है आपका हिस्सा आपके यहां ऐड कर दिया जाएगा, माइनॉरिटी का हिस्सा माइनॉरिटी में ऐड कर दिया जाएगा। किसका? रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट और रीवैल्यूएशन के लॉस, दोनों का इंपैक्ट। फिर वहां एक परेशानी और है, ऐसे थोड़ी पीछा छूटता है। बिल्डिंग कितने की थी बैलेंस शीट में? जिस दिन खरीदी थी उस दिन हमने वैल्यूएशन कितने पे करवाया? कंपनी की बैलेंस शीट में 20 लाख पे बिल्डिंग थी, तो कंपनी ने डेप्रीशिएशन किस पे लगाया होगा? हमारे हिसाब से बिल्डिंग 30 की है, तो डेप्रीशिएशन कितने पे लगना चाहिए था? और यदि 30 पे लगता तो ये करंट ईयर का प्रॉफिट कम हो जाता। कौन सा वाला? पोस्ट वाला, क्योंकि वैल्यूएशन किस दिन हो रहा है?
एक्विजिशन की डेट पे, उसके पहले के पीरियड पे तो डेप्रीशिएशन 20 पे ही लगना चाहिए था, एक्विजिशन की डेट के बाद के पीरियड पे डेप्रीशिएशन 30 लगना चाहिए था। उन्होंने पूरा डेप्रीशिएशन 20 पे लगाया है। मैं लिखवाऊंगा लेकिन पिक्चर समझ के निकलेंगे। ये प्री कैप है, 20 लाख पे 10%, 2 लाख का डेप्रीशिएशन लगाया उन्होंने। अपने हिसाब से कितना लगना था? ना 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 ना, हाँ पूरे साल का 3 लाख ना जी, सॉरी गलत बोल रहे हो। एक्विजिशन 1 अक्टूबर को किया है मैंने, तो 6 महीने का तो 20 लाख, 50 कितना 1 लाख, और 6 महीने का 30 लाख पे डेट। पहले 6 महीने का तो उनका सही है, बाद 6 महीने का उन्होंने 1 लाख लगाया। हमारे हिसाब से 1.5 लाख होना चाहिए, 50,000 का और लगना चाहिए। कौन से पीरियड के प्रॉफिट में से? पोस्ट में से, यहां माइनस करना पड़ेगा। उन्होंने तो एक लगाया ना, 20 लाख पे 6 महीने का, पहले 6 महीने का 1 लगाया, बाद के 6 महीने का 1 लगाया। हमारे हिसाब से पहले 6 महीने का तो 20 पे ही लगना था, बाद के 6 महीने का 30 पे लगना था, तो 1.5 होना चाहिए था। उन्होंने 1 लगाया है, तो 50,000 और लगाओ। और यही लॉस हुआ तो वो ज्यादा लगा चुके हैं, रिवर्स करेंगे। ये पूरा एडजस्टमेंट समझे। एक और, स्टेप नंबर 5, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग। होल्डिंग का प्रॉफिट कितना दिखाएंगे? बैलेंस ऑफ पी एंड एल ऑफ होल्डिंग। एक होल्डिंग 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 का जितना भी क्लोजिंग बैलेंस था वो उसका प्रॉफिट है ही, उसमें तो कोई छेड़छाड़ करनी नहीं है। करनी है, करनी है उसमें छेड़छाड़। इनको वो बछड़ा जो मिला ना, उसका प्रॉफिट इसी में रखा इन्होंने, और हमने वो कहां ले गए? हमने यहाँ कॉस्ट में से माइनस करना था, उन्होंने यहां रखा है, तो इसमें से माइनस। डिविडेंड रिसीव्ड आउट ऑफ प्री प्रॉफिट। एडजस्टमेंट एंट्री, डिविडेंड मिला इन्होंने, एंट्री क्या बनाई होगी? तो अकाउंटिंग चलते हैं। डिविडेंड मिला इन्होंने, एंट्री क्या बनाई होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड इनकम। फिर डिविडेंड इनकम को ये कहां ले गए? पीएनडल में, तो इन्होंने एंट्री बनाई होगी पीएनडल अकाउंट, डिविडेंड इनकम अकाउंट डेबिट टू पीएनडल। सर गलत कर दिया आपने, ये डिविडेंड इनकम कहां जानी चाहिए थी? कॉस्ट में से माइनस होनी थी, एंट्री बननी थी डिविडेंड इनकम डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो रेक्टिफिकेशन डालो, डिविडेंड पीएनडल अकाउंट डेबिट इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट में से माइनस और पीएनडल में से भी माइनस। हो गया? ठीक है, कर दिया। और सब्सिडियरी कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट तो नेटवर्थ में ले गए, रेवेन्यू प्रॉफिट का परसेंटेज माइनॉरिटी को तो दे दिया, इनको नहीं दोगे क्या? शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट। एक पंगा और है सर, एक और, एक और पंगा हुआ है क्या? सर हम दोनों कंपनी सालों से बिजनेस कर रहे हैं, अलग अलग, अपना अपना। शेयर्स तो हमने अब एक्वायर किए हैं, और हमारे बीच में अच्छे रिलेशन थे, हम इनको माल बेचते थे, ये हमें माल बेचते थे।
हम आपस में ट्रेडिंग करते थे, बाइंग एंड सेलिंग। तो सर हुआ क्या था, ये एक्विजिशन वाले क्या था, हमने 1,000 रुपए का स्टॉक, होल्डिंग ने बोला हमने 1,000 रुपए का माल 1,200 रुपए में सब्सिडियरी को बेचा था, और वो सब्सिडियरी के स्टॉक में पड़ा है। तो सब्सिडियरी के क्लोजिंग स्टॉक में कितना कॉस्ट लिखा होगा, कॉस्ट, सब्सिडियरी के क्लोजिंग स्टॉक में उस गुड्स की कॉस्ट कितनी रखी होगी, 1,200, क्योंकि उसके लिए तो कॉस्ट 1,200 ही है ना। अब जब हम मर्ज कर रहे हैं ना, तो उसका स्टॉक मेरा स्टॉक, होल्डिंग के साथ सब्सिडियरी मर्ज हो रही है, तो उसका स्टॉक मेरा स्टॉक, तो वो जो 1,200 का कॉस्ट का स्टॉक रखा है वो मेरे स्टॉक में आ गया, और जब वो मेरे स्टॉक में आया तो मेरे स्टॉक और उसके स्टॉक में लड़ाई होगी। भाई मैं तो 1,000 का हूं, तू 1,200 का कैसे है तेरे सही, अरे मेरे में से ही है, बस तेरे पास पहुंचा, वहां तू जाके 1,200 का बन गया, बोला हाँ तेरे वाले ने गड़बड़ किया था, जब उसने मेरे वाले को दिया था ना तो प्रॉफिट ले लिया था, लेकिन अब तो तू वापिस आ गया, तो तू कितने का होगा, 1,000 का होगा। तो तेरे में वो जो 200 का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है ना, वो वापिस हटा दे, बिकॉज वो प्रॉफिट है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो स्टॉक में से 200 का प्रॉफिट हटा दिया, कॉस्ट पे ले आए वन साइड, अब प्रॉफिट अनरियलाइज प्रॉफिट रिवर्स तो कर दिया, होल्डिंग ने कमाया था ना वो प्रॉफिट, तो होल्डिंग के इस प्रॉफिट में पड़ा होगा ना वो 200 रुपए, तो यहां से भी माइनस करना पड़ेगा। क्लियर, पूरा होल्डिंग ने तो पूरे 200 रुपए कमाए थे ना, प्रॉफिट कमाए, माइनॉरिटी का पार्ट तो नेट एसेट से उनको दे दिया ना हमने, वहां तो हम छेड़ ही नहीं रहे, वहां तो हम छेड़ ही नहीं रहे, माइनॉरिटी के शेयर की कैलकुलेशन तो नेट एसेट से हम ऑलरेडी कर चुके, वहां हम कोई छेड़खानी नहीं कर रहे, हम तो ये एडजस्टमेंट होल्डिंग में आने के बाद कर रहे हैं। में लड़ाई हुई जब वो स्टॉक पुराने वाले से मिला, माइनॉरिटी का हिस्सा तो हम पहले ही कैलकुलेट, हाँ, उल्टा होता तो पंगा होता, सब्सिडियरी ने होल्डिंग को माल बेचा था 1,000 का 1,200 में, 200 प्रॉफिट ऐड करके, होल्डिंग के गोडाउन में कितने में पड़ा है वो स्टॉक, अब सब्सिडियरी का स्टॉक उसके पास आया और आके बोलता है तू 1,200 का है, मैं तो 1,000 का ही हूं, मतलब तेरे मालिक ने 200 कमाया, कम करेंगे स्टॉक में से, वो 200 रुपए का प्रॉफिट कहां है, सब्सिडियरी के पी&एल में, और सब्सिडियरी के पी&एल का क्या किया, प्री और पोस्ट, और प्री और पोस्ट करने के बाद क्या किया, 80 होल्डिंग में और 20 माइनॉरिटी में, अब वो प्रॉफिट माइनस करना है तो 80 होल्डिंग से और 20 माइनॉरिटी से माइनस होगा, लेकिन जब होल्डिंग ने बेचा था तो प्रॉफिट किसने कमाया था, वो प्रॉफिट होल्डिंग का कहां रखा है, होल्डिंग के पी&एल में, तो माइनस होगा तो किस में से होगा, होल्डिंग में से। गॉट इट, क्लियर, इन दोनों पॉइंट पे ये 5 स्टेप्स एज इट इज रहेंगे हमारे सारे क्वेश्चंस में, एज ए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशंस करेंगे, बैलेंस शीट में जंप करेंगे। मीनवाइल इस तरह के कुछ एडजस्टमेंट्स आएंगे, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस। भाई जब आपने प्रॉफिट और स्टॉक का तो झगड़ा निपटा दिया, अब जब परचेज और सेल की बात कर रहे होगे, होल्डिंग की परचेज और सब्सिडियरी की सेल, अब दोनों एक ही कंपनी है तो कौन सी परचेज और कौन सी सेल, तो वो भी आपस में कैंसिल होगी। होल्डिंग की बुक में सब्सिडियरी डेटर है तो सब्सिडियरी की बुक में
होल्डिंग क्रेडिटर है, अब दोनों एक ही हैं, तो कौन सा डेटर और कौन सा कैंसिल होगा? वो इंटर कंपनी इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शंस को हम न्यूट्रलाइज नलीफाई करेंगे। ये एडजस्टमेंट्स के बाद फिर हम क्वेश्चंस में मूव करेंगे। तो अभी तक जितना समय बताया क्लियर है? एक बार वापस प्रॉपरली रिवाइज करिएगा गाइस, चैप्टर में थोड़ा दम है, बहुत सारी चीजें, लेकिन जितना कॉन्सेप्ट के अंदर जाके बात को समझते हुए जाएंगे ना, इजी होती चलेगी अप्रोच। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। बाय, थैंक यू।